अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 21 डिस्कस करेंगे, जो कि थर्मोडायनेमिक्स यूनिट हम पढ़ रहे हैं। हमने एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 20 में। तो आज हम उसी एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताऊंगा। हम थोड़ा सा एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे और आज के वीडियो लेक्चर में मैं वो चीज़ें क्लियर करूंगा। और हमारा लेक्चर जो 22 होगा उसमें हम प्रॉब्लम्स दिखाएंगे एंट्रोपी पे जो पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंट्रोपी के रिलेटेड मैं जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करवाना चाहता हूँ आपको। दैट एंट्रोपी is basically that concept which gives us the measurement of the degree of randomness or disorder in a particular system। यानी कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में जितना रैंडमनेस ज्यादा होगा, जितनी इरेगुलरिटी ज्यादा होगी, जितना डिसऑर्डर ज्यादा होगा, हम कहते हैं उस सिस्टम में एंट्रोपी ज्यादा है। ठीक है ना। और जितनी सिस्टम में एंट्रोपी ज्यादा होती है हम उसको कहते हैं वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है। रिवीजन के लिए मैं कोई चीजें आपको बताना चाहूंगा। मैंने आपको कहा था अगर आपके पास कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है आपके पास, आपने देखा उस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी है, उस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी है मतलब कि रैंडमनेस है, अगर वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोसेस है जो कि स्पॉन्टेनियस है, जाहिर सी बात है, और आप देखते हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में जनरली जनरली एंट्रोपी जो वो इंक्रीज होती है। जिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में एंट्रोपी का वैल्यू इंक्रीज होगा हम उसमें देखते हैं कि डेल्टा एस का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आता है। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था। दूसरा आपने देखा कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती है जो कि फिजिबल नहीं होती है। तो उनके लिए जो एंट्रोपी का जो वैल्यू होता है, उनके लिए हम ये प्रूव भी करेंगे बाद में, आप वो टेंशन मत लो। उनके लिए एंट्रोपी का वैल्यू क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, जाहिर सी बात है, बिकॉज वो प्रोसेस फेवरेबल नहीं होती है। और वहां पे डेल्टा एस का वैल्यू प्यारे बच्चों लेस देन जीरो आता है, नेगेटिव आता है। और फिर हमने आपको तीसरा पॉइंट बताया था दैट फॉर फॉर स्पॉन्टेनियस, इस बात पे ज्यादा ध्यान देना, फॉर स्पॉन्टेनियस मगर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बट रिवर्सिबल है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बट रिवर्सिबल प्रोसेस है, वहां पे एंट्रोपी, रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी जो है, लेकिन एक बात याद रखिए कहां पे, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है, नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और इसलिए वहां पे डेल्टा एस का वैल्यू जीरो आता है। ये चीजें आपने ऑलरेडी अंडरस्टैंड की थी, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इस चीज को डिस्कस किया था। ठीक है ना। तो आज जो हम आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हम मैथमेटिकल फॉर्म में एंट्रोपी कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, बिकॉज अभी तक मैंने आपको थ्योरेटिकली एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझाया था। अगर हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से बात करेंगे, तो हम इसको कैसे सीखेंगे। ठीक है ना। देखो, और एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आप जो है वो मिक्सिंग ऑफ गैसेस से भी समझ सकते हो। मतलब अगर आपके पास दो कंटेनर है, मान लो ऐसे मैं कहूँगा, चेक इट आउट, मान लो आपके पास कंटेनर दो है और ये आपने बीच में उनके दरमियान एक पार्टीशन डाला। ठीक है, चेक कीजिए। ठीक है ना। मान लो ये पार्टीशन है एक, जो कि एक रिजिड पार्टीशन है। मान लो आपने कंटेनर ए में गैस ए डाला और कंटेनर बी में आपने गैस बी डाला। ध्यान रखेंगे, सपोज गैस ए के जो मॉलिक्यूल्स है वो मैं जो है ब्लैक सर्कल से दिखाऊंगा। सपोज दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ए, एंड लेट्स सपोज जो कंटेनर बी है जिसमें मैंने गैस बी रखा, उसमें जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है वो मैंने रेड सर्कल से दिखाए, जस्ट टू मेक यू sure that these are different gases. What will happen? Let's suppose what you will do, अगर आप यहां पे देखोगे,
हम इसको ये भी कहते हैं मिक्सिंग ऑफ गैसेस, मिक्सिंग ऑफ गैस, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, मिक्सिंग ऑफ गैस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इस बात को याद रखना, जब दो गैसेस को आप मिक्स करने के लिए छोड़ते हो ना, वो प्रोसेस बेसिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपको पता है यूजुअली डेल्टा एस जो एंट्रोपी फैक्टर होगा ना, दैट विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप इस पार्टीशन को रिमूव करोगे, ये जो पार्टीशन बीच में है ना, मान लो आपने इसको हटा दिया, आपने रिमूव कर दिया, तो आप क्या देखोगे, कंटेनर ए में से, कंपार्टमेंट ए में से गैस के मॉलिक्यूल जो है वो कंपार्टमेंट बी में चले जाएंगे, और कंपार्टमेंट बी में से गैस बी जो है वो वहां से आके कंपार्टमेंट ए में चले जाएगी। यानी कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, गैसेस इवनली एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, यानी कि वहां पे रैंडमनेस अब बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे ऑर्डर देख रहे हो आप, यहाँ पे भी ऑर्डर देख रहे हो, लेकिन अगर आपने कंपार्टमेंट रिमूव किया, मैं लिखूंगा रिमूव कंपार्टमेंट या रिमूव पार्टीशन, सॉरी हम लिखेंगे रिमूव पार्टीशन, बीच में जो पार्टीशन है उसको रिमूव करो। यानी कि ये जो यहाँ पे है ये पार्टीशन है, ठीक है, सबको बात समझ आ रही है, ये यहाँ पे पार्टीशन है, आप पार्टीशन को रिमूव कर दीजिए। जब आप पार्टीशन को रिमूव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, चेक कीजिए क्या मिलेगा आपको। ये पार्टीशन जो ही आपने रिमूव कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, नाउ गैस मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में दे विल ट्राई टू इंटरमिक्स विद ईच अदर। तो यहाँ पे आप देखोगे रैंडमली, देखिए यहाँ पे आप रैंडमली देखोगे गैस के मॉलिक्यूल्स, बात समझ आ रही है ना सबको, ठीक है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे गैस ए यहाँ पे भी होगा, गैस बी भी होंगे, देखिए यहाँ पे। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ मिक्सिंग ऑफ गैसेस हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है, मिक्सिंग की वजह से आप देखोगे डिसऑर्डर जो है, यहाँ पे ऑर्डर अरेंजमेंट था, ठीक है ना, तो यहाँ पे डिसऑर्डर जो है, डिसऑर्डर को आप क्या कहते हो, रैंडमनेस, आप इसको रैंडमनेस कहते हो, या आप इसको एंट्रोपी कहते हो। तो बताइए क्या हो रहा है, क्या रैंडमनेस, डिसऑर्डर या एंट्रोपी इंक्रीज नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस इज ऑल्सो a good example to understand the concept of randomness, or we call that as entropy. So basically entropy क्या है, it is basically the measurement of degree of randomness or disorder in a system. More the disorder in a system, more the randomness in a system, more is the entropy, and hence more the stable system is. That means those processes will be definitely spontaneous. Are you getting me what I'm saying, ठीक है ना। Now so far as the mathematical part of entropy is concerned, how we define it, let's see how we define it, see, let's suppose अगर मेरे पास एक सिस्टम है, मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है, imagine that this is a particular system, और इस सिस्टम को देखें, इस सिस्टम में सपोज मैंने एक सबस्टेंस रखा है, चलिए मैं ऐसे दिखाता हूं, मान लो अगर इस सिस्टम ने क्या किया, अगर इस सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की, ये सिस्टम क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब हीट के एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, ये पार्टिकल्स जो है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे या अपनी पोजीशंस को लीव करेंगे, एंड लेट्स सपोज ये पार्टिकल्स जो है फिलहाल ये इस कंपार्टमेंट में थे, सपोज फिक्स्ड थे, लेकिन इस हीट के एब्जॉर्ब करने की वजह से इनकी मूवमेंट इंक्रीज हो रही है, इनकी मूवमेंट जो है, मूवमेंट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन मूवमेंट। जब इनकी मूवमेंट इंक्रीज होगी, आप बताओ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा कि यहाँ पे यही मॉलिक्यूल जो है अब ये पूरे कंटेनर को फिल करेंगे लाइक दिस। चलो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। वही पार्टिकल्स जो यहाँ पे एक दूसरे के नज़दीक थे, अब ऑर्डर में थे, तो यहाँ पे मान लो ऑर्डर था, यहाँ पे मान लो ऑर्डर था, ठीक है ना,
लेकिन जो ही आपने हीट अंदर एब्जॉर्ब करवाई तो यहाँ पे आपने देखा डिसऑर्डर आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, जितनी आप ज्यादा हीट एब्जॉर्ब सिस्टम को कराओगे उतनी ही ज्यादा रैंडमनेस, उतना ही ज्यादा डिसऑर्डर सिस्टम में क्रिएट होगा। What does it indicate? It means the amount of randomness or the amount of disorder or the amount of irregularity or the chaos which is created in a system is directly proportional to the amount of heat that is given to the system. There are other processes as well जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात याद आपको रखनी है, that जितना मैं हीट ज्यादा दे रहा हूँ उतनी एंट्रोपी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। डेफिनेटली अब यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है। दैट मीन्स यहाँ पे एंट्रोपी जो है, यूजुअली हम कहते हैं एंट्रोपी एस जो है, दैट इज यूजुअली प्रोपोर्शनल टू द क्यू अमाउंट ऑफ हीट गिवन। अब ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट दे दो, हीट की क्या सबसे स्पेशल बात होती है, दैट इट हैज अ रैंडमाइजिंग टेंडेंसी। रैंडमाइजिंग, हीट हैज अ रैंडमाइजिंग टेंडेंसी। हीट क्या करता है काम प्यारे बच्चों, ये मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस बढ़ाता है। रैंडमाइजिंग टेंडेंसी मतलब ये उनकी मूवमेंट जो है, ये उनकी मूवमेंट जो है वो इंक्रीज करा देता है। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो सिंस हीट हैज अ रैंडमाइजिंग टेंडेंसी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिसऑर्डर इन सिस्टम। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ग्रेटर द हीट गिवन, ग्रेटर इज द ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे आप बात रखिए यार, यहाँ पे जो मैंने सपोज नंबर ऑफ मोल्स, मैंने गैस लिया या कुछ और लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स यूजुअली फिक्स्ड रखते हैं, और जब एंट्रोपी हम डिफाइन करते हैं यूजुअली यहाँ पे 1 मोल के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। आपको पता है ये अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस एक्स्ट्रा बाकी चीजें होती है। तो हम यहाँ पे एंट्रोपी को कैसे डिफाइन करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात समझिए। देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात ये है दैट अब ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, यानी कि अगर सिस्टम, यहाँ पे हमारा ये जो सिस्टम है, अगर ये सिस्टम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब हीट कर रहा है, यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हीट कर रहा है ना, या तो ये कर सकता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो, या तो कांस्टेंट टेम्परेचर मान लो आपने 30 डिग्री रखा और आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, यानी कि टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर रहे हो। या दूसरा है इट कैन टेक प्लेस एट वेरिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं है, अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो उस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा। नाउ फॉर दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, मैं फिलहाल इरेज करूंगा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए जो इक्वेशन सामने रखी गई है, दैट ग्रेटर द अमाउंट ऑफ हीट which is given to the system, greater is the randomness created in the system, and for that at constant temperature, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, अगर आप एंट्रोपी कॉन्सेप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पढ़ रहे हो, यानी कि आप कह रहे हो सर एंट्रोपी सिस्टम की मैं मेजर करना चाहता हूं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस टाइम जो आपने एंट्रोपी निकालनी है, दैट इज इक्वल टू S इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना है, S इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। और अगर आप नंबर ऑफ मोल्स भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो मोर अप्रोप्रिएटली वी राइट NT, N हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं बिकॉज टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। बट सिंस एंट्रोपी is a state function, you already know that entropy is a state function, मैं यहाँ पे फिर से पॉइंट्स लिखना चाहता हूँ। पहली बात, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, व्हाट डज इट इंडिकेट, सर इसका चेंज इन वैल्यू खाली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, इस बात को आप याद रखिए, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देंगे आप, सर सिंस एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ S, rather I am concerned in the change in the value of entropy। therefore अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो उस टाइम अगर आप डेल्टा S निकालना चाहोगे, you can write it is equal to delta Q divided by N times T। यहाँ पे T क्या है, it's a constant temperature, उस टाइम आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। और if N is equal to 1 मोल, अगर नंबर ऑफ मोल्स आपने एक लिया तो n के बजाय 1 आएगा, तो उस टाइम आपका डेल्टा S का वैल्यू आता है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय T, बिकॉज n का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, वो 1 मोल के बराबर है। ये तो मैंने कहा एंट्रोपी अगर आप सिस्टम के लिए डिस्क्राइब करना चाहते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उस टाइम आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी बात, अगर सर टेम्परेचर भी चेंज होता है,
अगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो उस टाइम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? तो मैं यहां पे लिखता हूं वो, दैट इफ यू आर डिफाइनिंग द एंट्रोपी एट वेरिंग टेम्परेचर, मीन्स अगर आप बोल रहे हो सर नहीं मुझे बताइए, अगर एंट्रोपी मैं डिस्कस करना चाहता हूं एट चेंजिंग टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, एट चेंजिंग टेम्परेचर अगर हो रहा है तो उस टाइम क्या किया जाए? तो उस टाइम आप याद रखेंगे दैट वी हैव द फॉर्मूला दैट, सिंस अब मैं एस नहीं लिखूंगा, मैं डेल्टा एस की बात करूंगा, वहां पे लिखा जाता है डी एस इज इक्वल टू डी क्यू, एंड चलिए हम ये फॉर 1 मोल ही करेंगे, यहां पर मैं लिखता हूं फॉर 1 मोल, और 1 मोल ही करेंगे तो उस टाइम डी एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, उस टाइम ये इक्वेशन इस्तेमाल की जाती है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे हम फिर कैसे क्या कहते हैं इसको, एंट्रोपी का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ चेंज निकालने के लिए, बिकॉज इट्स अ डिफरेंशियल फॉर्म, यहाँ पे जो है इट इज डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा एस जो है ये ग्रेटर देन है डी एस, डी एस का मतलब है डिफरेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आप जब इंटीग्रेट करते हो ना दिस इक्वेशन को, तो ये ऐसे बनता है इंटीग्रल ऑफ डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी क्यू अपॉन टी, ऐसे क्लियर हो गया सबको? अब देखिए अगर आप प्रॉपर लिमिट्स देंगे ना फ्रॉम S1 टू S2 या S इनिशियल टू S फाइनल, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट S2 है, लोअर लिमिट S1 है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसके बराबर हो गया इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन टी। अब देखो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, हीट तो चेंज ही हो रही है बिकॉज डी क्यू है, पता नहीं आप कितनी दे रहे हो, और टेम्परेचर यहाँ पे तो वेरिंग टेम्परेचर, चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियल ऐसे लिखेंगे आप, S2 माइनस S1, ठीक है, किसके बराबर हो गया सर, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन टी। तो अगर आप फाइनली देखोगे इस दिस विल बी कॉल्ड एज डेल्टा एस, सो डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन टी। व्हाट आई वांट टू से इज दैट अगर आपको एंट्रोपी सिस्टम के लिए निकालनी है बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो आप उस टाइम इक्वेशन यूज करोगे डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एन टी, एंड फॉर 1 मोल इट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। दिस इक्वेशन इज वैलिड, नो इशू एट ऑल। बट इफ यू आर कैलकुलेटिंग द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एट चेंजिंग टेम्परेचर, देन वहां पे आपको ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, उस टाइम ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन टी। वहां पे इसको सॉल्व करके आपको इंटीग्रेशन निकालनी पड़ेगी। यहां तक सबको क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो इसका मतलब है दैट आप हीट निकाले, हीट कंटेंट दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा, तो आप डेल्टा क्यू को टी से डिवाइड करोगे एंड दैट्स इट, आपका आंसर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट, और एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, पहले मुझे एक सेकंड दे दो, ऊपर आवाजें हो रही, मैं पहले बंद करवा दूंगा, जस्ट गिव मी अ सेक। ओके नाउ सी, अब ये जो यहां पे मैंने आपको इक्वेशन बताई, इक्वेशन क्या है सर, अगर हमें चेंज इन एंट्रोपी निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला है चेंज इन एंट्रोपी के लिए। फॉर एग्जांपल आप लिखोगे डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। कभी कभार परेशान नहीं होना, अगर आपको क्यों दिया है आप सीधे क्यू बाई टी के लिए, वो पता ही वो चेंज इन एंट्रोपी है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, देखिए बात क्या है, अगर आप अगर हीट सिस्टम दे रहा है, इफ हीट इज, देखिए अगर इफ हीट इज गिवन बाय द सिस्टम, मतलब क्या है, मतलब हीट सिस्टम बाहर दे रहा है। आप खुद समझिए प्यारे बच्चों, अगर सिस्टम हीट खुद दे रहा है बाहर, तो उस सिस्टम का जो हीट कंटेंट है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, वो तो डिक्रीज होगा ना। उस टाइम आपको डेल्टा क्यू का वैल्यू नेगेटिव लेना है। जब आप डेल्टा क्यू का वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो बताइए उस टाइम डेल्टा एस, चलो सिस्टम में लिखता हूं, वो क्या आएगा सर, वो उस टाइम नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात,
अगर आपने कहा सर नहीं, हीट इज गिवन नॉट बाय द सिस्टम टू द सिस्टम, अगर हीट हमने सिस्टम को दी, अगर हीट सिस्टम ने नहीं दी बल्कि सिस्टम को दिया, व्हाट डज इट मीन? सिस्टम की ऑलरेडी अपनी कुछ हीट थी, आपने और ऐड कर दी तो उसमें इंक्रीज हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो वहां पे डेल्टा क्यू, दैट मीन्स डेल्टा क्यू का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो बताइए जब आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो उस टाइम डेल्टा एस जो है वो प्यारे बच्चों पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एंट्रोपी में जो वैल्यू आता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो डिपेंड करता है कि साइन जो है डेल्टा क्यू का वो सिस्टम को दी जाती है यानी कि वो पॉजिटिव है, या सिस्टम देता है यानी कि नेगेटिव है। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं इरेज करता हूं, फिलहाल मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं फिर से, और बाद में हम इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर आप ध्यान रखेंगे इंशाल्लाह, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, तो एंट्रोपी के लिए आपके पास फॉर्मूला आ गई, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई टी, और एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। आपकी बुक्स में क्यू डिवाइड बाई टी ही लिखा होगा, वहां पे एन नहीं लिखा होगा, लेकिन अगर आप यूनिट्स की बात करेंगे, अगर आप यूनिट्स ऑफ एंट्रोपी की बात करेंगे प्यारे बच्चों, वहां पर ध्यान रखेंगे दैट यूनिट्स पर मोल के हिसाब से डिस्कस की जाती है, पर मोल यानी कि एन वहां पर डिवीजन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका यूनिट क्या आएगा, देखिए यूनिट, अगर मैं एसआई सिस्टम की बात करूंगा, अगर मैं यूनिट्स में एसआई सिस्टम की बात करूंगा, बताइए क्यू जो है उसका यूनिट क्या होगा, क्यू इज अ हीट कांस्टेंट, एनर्जी है तो इसका जूल होगा, देखिए ये तो जूल होगा। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, तो इसके लिए हम मोल ही लिखते हैं, एंड टी इज द टेम्परेचर, दैट इज एसआई की बात कर रहा हूं तो मैं केल्विन की बात कर रहा हूं। तो बताइए एंट्रोपी एस के लिए जो यूनिट होगा, एस एंट्रोपी के लिए जो यूनिट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी जूल, शाबाश, पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, इट्स लाइक किस टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी है पर मोल के हिसाब से। तो बेसिकली एंट्रोपी एक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी ही होता है। अगर आपको याद होगा ना, जब हमने पहले आपको एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, वहां पे हमने कहा था आपको इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी एनर्जी की फॉर्म है। तो बेसिकली एंट्रोपी इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। और अगर आप सीजीएस सिस्टम की बात करते हो, सीजीएस सिस्टम की, तो जूल के बजाय वहां पे अर्ग आएगा और बाकी वहां पे सेम रहेगा, तो वहां पे एंट्रोपी का यूनिट जो होगा वो होगा अर्ग्स, बिकॉज जूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू अर्ग एंड दैट विल इज पर केल्विन पर मोल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे याद रखे क्या, दैट कभी कभार डिफरेंट यूनिट्स भी दिए गए होंगे। फॉर एग्जांपल एंट्रोपी का ये भी यूनिट हो सकता है कैलोरी, एनर्जी का यूनिट कैलोरी दिया होगा, मतलब क्यों जो हीट होगी सिस्टम दे रहा है या सिस्टम को दिया जा रहा है वो कैलोरी में दिया गया होगा। इट कैन बी लाइक दिस, कैलोरी पर केल्विन पर मोल, इट कैन बी समथिंग लाइक दिस, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो ये भी हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा डेफिनेशन के हिसाब से, आप जो है वहां पे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कहा दैट एंट्रोपी की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर रहे हो तो सीधे कीजिए आप डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, एंड ऑफ कोर्स फॉर वन मोल। और अगर आप वेरिंग टेम्परेचर पे निकालना चाहते हो तो वहां पे डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू अपॉन टी, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है ना। और जहां तक यूनिट्स का सवाल है, तो एंट्रोपी के जो यूनिट्स है वो है एसआई में जूल पर केल्विन पर मोल, सीजीएस में है अर्ग्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। तो कभी कभार केल्विन को सेंटीग्रेड में भी दिया जा सकता है, तो उस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है, यहां तक समझ आया। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, एक इंपॉर्टेंट नोट सुन लीजिए। नोट क्या है, अगर आपको एंट्रोपी चेंज सिस्टम की नहीं निकालनी है, कभी कभार सिस्टम की अलग से निकालनी पड़ती है, कभी कभार सराउंडिंग की निकालनी पड़ती है, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। और कभी कभार हमें क्या करना पड़ता है, ओवरऑल यूनिवर्स की निकालनी पड़ती है। आपको पता है यूनिवर्स जो होता है, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, यूनिवर्स जो है वो होता है बराबर सिस्टम
सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो उस टाइम आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट चेंज इन एंट्रोपी फॉर यूनिवर्स, change in entropy for universe is equal to change in entropy for system plus change in entropy for surrounding। ये देखना पड़ेगा आप इसको क्या होगा, ठीक है ना। और इसको कभी कभार डेल्टा एस टोटल भी कहते हैं। डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, अगर मैं कहूंगा फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर है मगर क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है मगर है इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, उसके लिए हमेशा के लिए याद रखा जाएगा दैट डेल्टा एस टोटल जो आना चाहिए, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल जो आना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो एक डायरेक्शन में होगी और वो हमेशा उस डायरेक्शन में होगी जहां पे रैंडमाइजेशन इंक्रीज होगी। मैं इसमें और कुछ प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा आपको, परेशान नहीं होना। तो वहां पे अगर आप ओवरऑल एंट्रोपी देखोगे वो टोटल, मतलब आप क्या कहोगे सर क्या टोटल का क्या मतलब है, कभी कभार आप देखोगे मतलब आपको बताया जाएगा बताओ डेल्टा एस सिस्टम क्या है, मे भी कभी कभार ये नेगेटिव निकलेंगे। आप कहोगे सर आपने तो कहा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, आपका तो नेगेटिव आ गया। इसके केस में क्या कहेंगे, उन केसेस में हमें सराउंडिंग की एंट्रोपी भी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है। तो वहां पे हमें खाली एक के लिए एंट्रोपी चेंज नहीं देखना पड़ता है, हमें ओवरऑल एंट्रोपी चेंज देखना पड़ता है। तो इसीलिए वहां पे हम डेल्टा एस यूनिवर्स या डेल्टा एस टोटल की बात करते हैं। अगर इंडिविजुअली कभी कभार डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव आएगा तो आप टेंशन नहीं लेना, आप सराउंडिंग में उसका इनकॉर्पोरेट करके वहां पे टोटल देखना पड़ेगा। और अगर डेल्टा एस टोटल अगर जीरो है, डेल्टा एस टोटल अगर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कि क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है वो प्रोसेस ओवरऑल क्या होगी, वो स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन उसमें आप सराउंडिंग का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यू हैव टू फाइंड द डेल्टा एस टोटल ओवर देयर। लेकिन अगर यहां पे मैं ऐसे कहूंगा फॉर स्पॉन्टेनियस, फॉर स्पॉन्टेनियस ऑफ कोर्स प्रोसेस, यहां पे भी मैंने लिखा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देखो यहां पे भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बट यहां पे मैंने लिखा इरिवर्सिबल, लेकिन यहां पे मैं लिखूंगा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के केस में फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिवर्सिबल, वहां पे डेल्टा एस टोटल हमेशा के लिए याद रखना वो होता है बराबर जीरो के। इस बात को कभी बोलना नहीं। हाँ रिवर्सिबल प्रोसेस बट एट इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। और यहां पे एक पॉइंट रह गया दैट सर अगर अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर होगी तो वहां पे हमें रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल लिखने की जरूरत नहीं है। यू ऑलरेडी नो दैट इफ यू हैव एन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जब होती नहीं, यानी कि वहां पे एंट्रोपी चेंज नेगेटिव में जाता है। तो तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट है मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये चीजें हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली लेस देन जीरो, यानी कि वो हमेशा क्या होगा, डेल्टा एस टी दैट मीन्स टोटल दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि वो प्रोसेसेस फीजिबल नहीं होते। ये बात क्लियर होगी, वेरी गुड। अब सुनिए एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिए, मैंने अभी आपको कहा दैट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एंट्रोपी चेंज निकालना हो जनरली, तो आपके लिए फॉर्मूला है डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। ये आपने फॉर्मूला याद रखी। सर हमें चेंज इन एंट्रोपी निकालना है, तो हम देखेंगे हीट का एक्सचेंज कितना हुआ, सिस्टम ने दिया, सिस्टम को दिया, पॉजिटिव है नेगेटिव है, टेम्परेचर से डिवाइड करेंगे और अगर नंबर ऑफ मोल्स था तो वो यहां पर डाल देंगे। तो यूजुअली नंबर ऑफ मोल्स हम एक ही रखते हैं, तो आपको वहां पे एंट्रोपी चेंज का वैल्यू मिल जाएगा। ये इक्वेशन वैलिड है, ये इक्वेशन वैलिड है फॉर ओनली नॉन आइसोलेटेड सिस्टम्स, या मैं ऐसे लिखूंगा दिस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड, दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर isolated system. This equation is not valid for isolated system. अब isolated system क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है. आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है ना ही वो मैटर एक्सचेंज करता है, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. वहां पे दोनों में से कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता, ना ही एक्सचेंज मैटर का होता है ना ही एक्सचेंज एनर्जी का होता है. नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, सॉरी, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी. यानी कि यहां पे मैं हीट की बात कर रहा हूं. मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहां पे आपको समझाता हूं. मान लो मेरे पास ऐसे वो कंपार्टमेंट जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, आराम से समझना, देखो कितना इंपॉर्टेंट है. व्हाट आई वांट टू से इज दैट आइसोलेटेड सिस्टम अगर है तो इसका मतलब ये है दैट इस सिस्टम के जो वॉल्स है, मैं ऐसे दिखाऊंगा, मान लो इसकी जो वॉल्स है ना वो एडियाबैटिक है. एडियाबैटिक मतलब इंसुलेटिंग. इंसुलेटिंग क्यों है, तभी तो सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेगा, मैटर तो कर ही नहीं सकता बिकॉज कंटेनर के जो वॉल्स है वो क्लोज है, तो मैटर बाहर निकल नहीं सकता. क्लियर हो रहा है सबको, वेरी गुड. तो ये जो है ये क्या है सर, ये है इंसुलेटिंग, ये है इंसुलेटिंग वॉल. इंसुलेटिंग वॉल मतलब एडियाबैटिक वॉल, हीट एक्सचेंज नहीं पॉसिबल होगा. अब अगर आप प्रीवियस कंडीशन याद करोगे, जब मैंने गैस ए लिया था, गैस बी लिया था और उसके बाद मैंने कंपार्टमेंट हटा दिया था, तो आपने क्या देखा था, आपने देखा था दैट गैस ए और गैस बी ने आपस में इंटरमिक्स किया. इंटरमिक्स किया मतलब सर बेसिकली जो ही आपने कंपार्टमेंट हटाया तो उस सिस्टम की रैंडमाइजेशन इंक्रीज हुई, वहां ऑर्डर से सिस्टम डिसऑर्डर में चला गया. मतलब कि यहां पे जो ही आप डिसऑर्डर देखते हो आप कहते हो सर सिस्टम की बेसिकली एंट्रोपी जो है वो क्या हुई है, वो इंक्रीज हुई है. यानी कि अगर एंट्रोपी इंक्रीज हुई है, ठीक है सर, तो बताइए डेल्टा एस का वैल्यू क्या आएगा सर, वो तो पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, बिकॉज एंट्रोपी तो इंक्रीज हो रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है. मैं किस सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूं. लेकिन अगर आप इस सिस्टम में देखोगे, सिंस द वॉल्स आर इंसुलेटिंग, क्या यहां पे एक्सचेंज ऑफ हीट होगा, बताइए, क्या हीट बाहर निकलेगी या अंदर आएगी, क्या प्यारे बच्चों एक्सचेंज ऑफ हीट होगा सर, नो, नहीं होगा. यानी कि एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हुआ तो बताओ डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या है सर, वो तो जीरो है, हीट तो चेंज ही नहीं हो रही है, ना बाहर से अंदर हीट आ रही है ना अंदर से बाहर हीट जा रही है. तो अगर डेल्टा क्यू का वैल्यू जीरो है, देखिए अगर डेल्टा क्यू का वैल्यू जीरो है यानी कि डेल्टा क्यू जीरो है तो जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग, फिर तो डेल्टा एस जीरो आना चाहिए. यानी कि आप कहोगे सर यहाँ पे तो एंट्रोपी चेंज ही नहीं हो रही है, बट नहीं, दे एंट्रोपी चेंजेस, रैंडमनेस इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस, डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंट्रोपी की जो मैंने इक्वेशन आपको बताई, दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, बिकॉज हम बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी रैंडमनेस से ही देते हैं. अब दीज आर सम वेज बाय व्हिच यू कैन डिफाइन इट. सो दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम because we are concerned with the randomness. Randomness increases, entropy increases, delta S will be positive. तो वहां पे आप ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं करोगे. You are getting what I am saying? ठीक है ना. तो my dear students, this was the concept of entropy, जिसमें हमने आपको रैंडमनेस का कॉन्सेप्ट समझाया और रैंडमनेस के हिसाब से हमने आपको फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट समझाया. मतलब अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी के हिसाब से वो कैसे स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस है तो कैसे होगी, और अगर रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम पे उस टाइम डेल्टा एस का वैल्यू क्या होगा और क्या नहीं होगा. यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 22 में हम एंट्रोपी पे अब प्रॉब्लम्स करेंगे.
और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कभी कभार जब हमें एंट्रोपी के वैल्यूज देखने होंगे ना, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव आ सकता है। तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते हो सर डेल्टा एस तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया मतलब वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ये तो बोल रहा है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो वहां पे आप खाली सिस्टम का नहीं देखेंगे, आपको सराउंडिंग का भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, वहां पे आपको डेल्टा एस टोटल फाइंड करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वी आर गोना कंटिन्यू those important points in the next video lecture and also the problems, and then we'll take up the next important thermodynamic function, and that is the last, that is Gibbs free energy. तो till then आप अपना ख्याल रखिए, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।